समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर मुक्ति शर्मा की लिखी हुई कहानी आधा कब्र में आधा बाहर। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर कड़ाके की बर्फ पड़ रही थी। चारों ओर बर्फ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सफ़ेद चुनरी ओढ़ी हो घाटी ने। इधर अतीक माँ बनने वाली है। उसके घर 5वें बच्चे का जन्म होने वाला है। हबीबुल्लाह बहुत खुश है। संतान चाहे पहली हो या 5वीं, माँ बाप को सब बच्चे प्यारे होते हैं। कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर होती हैं। एक उंगली को काटो तब भी उतना ही दर्द होता है, दूसरी को काटो तब भी उतना ही दर्द होता है। हबीबुल्लाह का मानना है कि औलाद अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा पहला हो या 5वां। बाहर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। तभी अतीक को पेट में दर्द महसूस हुआ। उसने हबीबुल्लाह को बुलाया। अजी सुनते हो, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ? मुझे पेट में ज़ोरों से दर्द हो रही है। मुझे लगता है कि समय हो गया है, हमें अस्पताल चलना चाहिए। ऐसा बोलने की देर थी कि जल्दी जल्दी हबीबुल्लाह ने जैसे तैसे अतीक को अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने बोला, इन्हें जल्दी से लेबर रूम में ले चलो। हबीबुल्लाह बहुत परेशान था। क्या होगा? ए मेरे अल्लाह, मुझ पर रहम करम करना। डॉक्टर ने जब हबीबुल्लाह की हालत देखी तो कहा, आप परेशान मत होइए, अल्लाह पर सब छोड़ दें, सब ठीक होगा। अल्लाह ने चाहा तो आप थोड़ी देर में अब्बू बन जाएंगे। अतीक का सारा परिवार अस्पताल पहुंच चुका था। सब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि माँ और बच्चा सही सलामत रहे। हबीबुल्लाह पास में रखी कुर्सी पर बैठा था। सब उसे हौसला दे रहे थे। डॉक्टर नर्स आगे पीछे दौड़ रहे थे। हबीब का लड़का दुकान पर जाकर सारा सामान ले आया। अब्बू, कुछ और तो नहीं लाना? सज्जाद ने पिता से कहा। नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ और आराम करो। जैसे ही लेबर रूम का दरवाज़ा खुला, आधे घंटे के बाद सब लोग दरवाजे की तरफ लपके तो डॉक्टर ने कहा, कुछ खबरी है, मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। हबीबुल्लाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अतीक ने जब बेटे का चेहरा देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगी। इतना प्यारा बच्चा, गोल मटोल, उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उस बच्चे के चेहरे की चमक के आगे सब फीका था। उस प्यारे से बच्चे का नाम जावेद रखा गया। अतीक हमेशा जावेद को फिरन में रखती थी ताकि दुनिया की बुरी नज़र से बचाए। दूसरा, कश्मीर में बर्फ़ जब पड़ती है तो ठंड बहुत हो जाती है। ठंड से बचाने के लिए फिरन में ही डाल के रखती थी। यूँ कहो कि दुनिया की नज़र से छुपाना चाहती हो, क्योंकि जावेद बहुत ही सुंदर था। समय अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। जावेद बड़ा हो रहा था। जावेद अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता रहता था। दादी जेबा आपा बहुत नेक औरत थी। कोई भी भूखा उनके घर से नहीं जाता था। वो जितने भी मुसाफिर गली से गुजरते सभी को कहती, आओ खाना खा लो, पानी पी कर जाओ। उनके घर में अन्न की कमी नहीं थी, न दिल छोटा था। ऐसा था उनके घर का माहौल। जेबा आपा को कभी गुस्सा नहीं आता था। कई बार तो खाना खा रही होती थी तो तभी कोई भिखारी दरवाजे पर आ जाता तो अपनी थाली दे देती। एक दिन सलमा को बहुत गुस्सा आया तो उसने पूछा, आपने अपना खाना मुसाफिर को क्यों दे दिया? अब आप खुद क्या खाओगी? मेरा छोड़ो, देखा नहीं कितनी दूर से आया था, भूख लगी थी उसको। मेरा क्या है, चाय बनाकर पी लूँगी अभी। सलमा, तुमने देखा नहीं खाना खाते वक्त कितनी दुआएं दे रहा था? तू अभी बच्ची है, तुझे नहीं पता। अल्लाह किस रूप में आ जाए ये पता नहीं। इसलिए मेरी बात याद रखना, कभी भी अपने घर से किसी को बिना खाए न जाने दो। अगर कुछ भी ना हो तो 1 गिलास पानी ही पिला दो। इसी से अल्लाह खुश रहते हैं और बरकत देते हैं। जावेद वहाँ पर खड़ा था। तभी अम्मी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, अपनी किताबें निकालो, अब्बू तुम्हारे आते ही होंगे। जावेद वहीं खड़ा था। बड़ी मासूमियत से दादी से पूछने लगा, मैं भी जाऊँ किताबें पढ़ने? उसका मासूम सा चेहरा और प्रश्न ने दादी को हंसने पर मजबूर कर दिया। दादी ने पूछा, तुम भी पढ़ना चाहते हो? हाँ, आपने सलमा दीदी को बोला ना किताबें निकालो। हाँ, मैंने सलमा दीदी को बोला क्योंकि वो बड़ी क्लास में पढ़ती है। तुम्हारे तो अभी खेलने के दिन हैं, जाओ खेलो। ठीक है, पहले तुम मुझे मिठाई दो। दादी ने फिरन से 2 टॉफ़ियाँ निकाल कर दी। जावेद कूदता हुआ गली की तरफ चला गया। उसने जल्दी से दोनों टॉफ़ियाँ मुंह में डाल लीं।
दूर खड़ी अतीक सारा तमाशा देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि बुजुर्गों का घर में होना कितना ज़रूरी है। बड़े बूढ़े ही तो बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। समय बीतता गया और जावेद बड़ा हो गया। उसने एक दिन माँ से जिद की कि वो अपने अंकल के घर जाएगा। जावेद अपने अंकल के घर गया। खाना खाकर सब सो गए। अचानक दूसरे कमरे से शोर सुनाई देने लगा। भागते हुए सब बाहर आए। देखकर हैरान हो गए कि जावेद के अंकल और घर के बाकी सदस्य आतंकवादियों की बंदूक के निशाने पर थे। आतंकियों ने एक एक करके सबको अपना निशाना बनाया। बंदूक की गोली जावेद की कमर से निकली और जावेद घायल हो गया। आतंकवादी वहाँ से भाग गए। जावेद ज़मीन पर तड़पता रहा। हबीबुल्लाह को जब फ़ोन आया तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। भाई की लाश, भाभी, भतीजा सब। जावेद तड़प रहा था। उन्होंने जावेद को उठाया, अस्पताल ले गए। 2 साल तक जावेद का इलाज चलता रहा। उसकी कमर का नीचे वाला हिस्सा बैठ चुका था और वो व्हील चेयर पर आ गया और बहुत से ऑपरेशन हुए उसके। जावेद ने हिम्मत नहीं हारी और घर पहुंचकर उसने लैपटॉप की मदद से सभी को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी ताकि उसकी कोई मदद करे। तब जावेद को ख्याल आया और अपने आप पर तरस भी आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों की मदद की जाए जो विकलांग हैं। क्यों ना मैं ऐसे लोगों का सहारा बनूं जिन्हें सब ठुकरा देते हैं। वे अपने घर में विकलांग बच्चों को शिक्षा देता रहा। ये काम इतना आसान नहीं था। इसमें उसके परिवार ने बहुत साथ दिया और उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। जावेद ने करके दिखाया। उसने जेबा आपा नाम का स्कूल खोला और दूसरी तहसीलों के बच्चों को भी जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल में और बच्चे दाखिला लेने लगे। सभी बच्चों को उसने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया लिखाया। बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बहुत सी एनजीओ ने जावेद की मदद की। जावेद की मेहनत रंग लाई। जेबा आपा नाम से जावेद का स्कूल चल रहा है और जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जावेद उन बच्चों की मदद कर रहा है जिनकी मदद कोई नहीं करता। ज़िंदगी जावेद को नित नई चुनौतियां दे रही थीं। जावेद ने उस स्कूल में बहुत से टीचरों को भी लगाया जो मुफ्त शिक्षा दे रहे थे। सभी ने जावेद का साथ दिया। बच्चे घर में बहुत सा गंध फैला देते थे और उनकी बहनें चुपचाप करके उस गंध को समेटती रहती थीं। अम्मी, आपने देखा ना, जावेद भैया रोज़ इन बच्चों को घर पर ले आते हैं और पढ़ाते हैं और ये इतना गंध फैलाते हैं। हम पूरा दिन सफाई करती रहती हैं। क्या आप समझा नहीं सकती जावेद भैया को? अल्लाह के वास्ते आप लोग चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं जावेद से बात करूँगी। उसे बहुत बुरा लगेगा, तुम अपना मुंह मत खोलो। जावेद ने सोचा ज़मीन तो है, क्यों ना स्कूल खोला जाए। फिर क्या था, एनजीओ की मदद से एक बिल्डिंग बनाई और वहीं पर सभी बच्चों को रखा। जो भी कश्मीर घूमने जाता, ब्रज बिहाड़ा में जावेद का हेल्पलाइन स्कूल देखने ज़रूर जाता। सब लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उस स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और चारों ओर जावेद के नाम की चर्चा भी होने लगी। जावेद को जगह जगह सम्मानित किया जाता क्योंकि वो खुद तो व्हील चेयर पर था। ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा था जिनकी कोई मदद नहीं करने को तैयार था। ऐसे बच्चे अपने परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। एक दिन अतीक ने जावेद से कहा, जावेद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी, बोलें, क्या बात करना चाहती हैं? मैं और तेरे अब्बू चाहते हैं कि तुम निकाह कर लो। मेरे इन बच्चों का क्या होगा? कौन इन्हें पाले पोसेगा? कौन ऐसी लड़की होगी जो मेरे इन बच्चों को प्यार करेगी? इन बच्चों के लिए मैं शादी नहीं कर सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जानती हैं मेरा आधा शरीर कब्र में है और आधा व्हील चेयर पर। सारी बात फिर से अतीक की आंखों के आगे घूमने लगी। किस तरह जावेद ने अपने जीते जी अपना आधा शरीर कब्र में दफन कर दिया था। जावेद, आपके शरीर के निचले हिस्से में बिल्कुल ताकत नहीं है। ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपकी नकली टांगें लगा दी जाएं ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो। डॉक्टर साहब, आप कौन सी सहूलियत की बात कर रहे हैं? मैं तो इतने सालों से व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक काम करो, आप इन टांगों को काट ही दो तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा और मैं कब्र में इनको दफन कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? जीते जी आप अपनी टांगों को कब्र में दफन करेंगे? जब इनका कोई काम ही नहीं है तो ये शरीर भी तो एक दिन कब्र में जाना ही है। तो इससे बेहतर है कि अपने जीते जी ही मैं टांगों को भी दफन कर दूं।
इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आपको सलाम है। डॉक्टर इतना कहकर कमरे से चला गया। डॉक्टर तो चले गए, पर जावेद एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो गया। इस लड़के ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तभी तो सोच रही हूँ कि इस लड़के की शादी कर देते हैं ताकि इसे कुछ पल सुकून के मिल सकें। अम्मी, ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा? अतीक की आंखें आंसुओं से भर आईं। मेरे बच्चे, तेरे में कोई कमी नहीं है। पता है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पद्मश्री लोगों को दिया जाएगा, उसमें तेरा नाम भी है। और बहुत जल्दी ही तुझे दिल्ली पद्मश्री लेने भी जाना है। बस फिर क्या था, जावेद के घर लोगों की लाइन लगी, सभी मुबारकबाद देने आ रहे थे। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये पद्मश्री अगर मिला है तो सिर्फ इन बच्चों की वजह से मिला है। आंसू छम छम छलकने लगे। मेरे बेटे चुप हो जा, तूने भी तो बहुत मेहनत की इन बच्चों के लिए। चलो, शुक्र है सरकार को तो तरस आया, उन्होंने मेरे कार्य की प्रशंसा की और मुझे अब जल्दी ही दिल्ली जाना है। जावेद को पद्मश्री से नवाजा गया। जावेद अपने इस परिवार के साथ बहुत खुश है। ऐसे लोगों की मदद करने में उसे सुख का अनुभव होता है। एक ऐसा इंसान जिसका आधा शरीर उसके पास हो, आधा कब्र में दफन हो, सोच कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेल्पलाइन स्कूल ही जावेद का परिवार है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आधा कब्र में आधा बाहर। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।